हाय हेलो एवरीवन। सो मोतीलाल ओसवाल पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आ गए हैं। तो देखेंगे ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा इनका एंड आगे का क्या आउटलुक बनता है इस कंपनी का। सो मोतीलाल का बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम पहले तक ये कंपनी अपने ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस करती थी। एंड इसके साथ में जो इनके बाकी के जो बिजनेसेस हैं, होम फाइनेंस का, एसेट मैनेजमेंट का, वेल्थ मैनेजमेंट का, उस पे अलग से फोकस था। मतलब एक अच्छी सिनर्जी नहीं बनी थी इनके सारे बिजनेसेस के बीच में। बट पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर जो मैनेजमेंट है उन्होंने पूरी रीस्ट्रक्चरिंग करी है। कुछ बिजनेसेस के अंदर इन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस भी किए हैं, मैनेजमेंट के अंदर स्ट्रैटेजी भी चेंज करी है। एंड एक अच्छी सिनर्जी डेवलप करने के ऊपर मैनेजमेंट का फोकस रहा है पिछला 1 डेढ़ साल अगर हम देखें। देन लास्ट कॉन कॉल में भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि जो इनका ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस है उसको इन्होंने वेल्थ वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस के अंदर मर्ज कर दिया है। तो अब से क्या होगा कि जब भी आप इनका रिजल्ट देखोगे तो ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का नंबर आपको अलग से नहीं दिखेगा, मतलब वो वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस के अंदर ही शो करेगा। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन ये है कि कंपनी ये कहना चाह रही है, बिकॉज सिंपल लॉजिक है, अगर आप एक ब्रोकर हो, ट्रेडिशनल ब्रोकर हो, तो आपका मेन फोकस किस पे होता है कि क्लाइंट आपने एक्वायर किया है, अब मुझे इस क्लाइंट से ब्रोकरेज जनरेट करनी है। ब्रोकरेज आपका सबसे ज्यादा कहां से जनरेट होगा? जब क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करेगा, एफ एंड ओ करेगा, करेंसी करेगा, कमोडिटी करेगा, तो आप एज अ ब्रोकर उन उन चीजों के ऊपर फोकस करते हो क्लाइंट के। आपका फोकस ये नहीं होता है कि क्लाइंट का पूरा फाइनेंशियल नीड कितना है, उसका उसका पूरा नेटवर्थ कितना है, उसका कितना नेटवर्थ का मैं ओवरऑल कितना पैसा मैनेज कर रहा हूँ। डेफिनेटली ये सारी चीजें ब्रोकर के लिए इररेलेवेंट है, बिकॉज आपका मॉडल ही अलग तरीके का है। लेकिन अगर आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, अगर आपको एक प्रिडिक्टेबल ग्रोथ चाहिए, तो आपको वेल्थ मैनेजमेंट वाले सेगमेंट में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे सस्टेनेबिलिटी आती है, वहां पे आपका क्लाइंट आपके पास क्लाइंट का पूरा पैसा आता है। तो जैसे हम आनंद राठी को देखते हैं, नुवामा को देखते हैं, 361 को देखते हैं, तो वो एक प्योरली वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। उनमें आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि वो सिर्फ एक ब्रोकिंग प्रोडक्ट का आपको नंबर शो कर रहे हैं। वो पूरा बताते हैं कि हमारा वेल्थ मैनेजमेंट का कितना ग्रोथ रहा है। बिकॉज ब्रोकिंग तो जस्ट एक प्रोडक्ट है, आप जस्ट एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एक क्लाइंट को। उस क्लाइंट की जो बाकी की नीड्स है उसको तो आपने टच ही नहीं किया है। सो इसीलिए मोतीलाल ओसवाल ने पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर इसकी ये पूरी रीस्ट्रक्चरिंग करी है। और अभी करंटली ये कंपनी अपने बिजनेस में एक ट्रांजिशन फेज में है। कौन से ट्रांजिशन फेज में है? ये ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस से वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस बनने की तरफ ये कंपनी आगे प्रोग्रेस कर रही है। और सारा फोकस अब आज के टाइम पे कंपनी का वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर है। मतलब क्लाइंट को एक्वायर करना इस पर्पज से है कि क्लाइंट का जितना भी नीड है फाइनेंशियल से रिलेटेड, चाहे वो लैंडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, आपका प्रोटेक्शन हो, या रिटायरमेंट प्लानिंग हो, या आपका गोल्ड प्लानिंग हो, इन सारे नीड्स को हमको खुद कैटर करना है। सो सिर्फ ब्रोकिंग अब हमारा मेन फोकस नहीं रह गया है। तो ये सबसे बड़ा चेंज है कंपनी की स्ट्रेटेजी में, बिकॉज अगेन इससे आपका ग्रोथ भी बढ़ता है, ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी भी आती है, प्लस आप पर क्लाइंट रेवेन्यू या फिर आपका आपका क्लाइंट का रेफरल, ये सारी चीजें भी आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलती है। तो ये मॉडल है कंपनी का। एंड कंपनी का क्लियरली कहना है कि हमारा जो मॉडल है वो बेसिकली डबल इंजन मॉडल है। डबल इंजन मॉडल कैसे है? एक तो इनके मेन ऑपरेशनल बिजनेसेस हैं। ऑपरेशनल बिजनेसेस में मोतीलाल का वही जो हमने डिस्कस किया, ब्रोकिंग का बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, वेल्थ मैनेजमेंट है, एसेट मैनेजमेंट है, प्राइवेट वेल्थ है, होम फाइनेंस है, ये सारे कंपनी के मेन ऑपरेशनल बिजनेसेस हैं। तो कंपनी क्या करती है, ये इनका मेन इंजन है। इनका कहना है कि इस मेन इंजन से जितना भी हमको प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट डिविडेंड वगैरह देने के बाद हम उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं अपने ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस के थ्रू। जो इनका ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला जो सेगमेंट है, उसके थ्रू कंपनी खुद इस प्रॉफिट वाले अमाउंट को मैनेज करती है एंड इस पे एक अच्छा रिटर्न जनरेट करती है। अगर आप लास्ट 10 ईयर का रिटर्न, XIRR रिटर्न देखोगे इनका, तो ऑलमोस्ट 19% का रिटर्न इन्होंने जनरेट किया है। इसका मतलब क्या है कि एक तो मेन इंजन से हमारा पैसा आ रहा है, प्लस उस अमाउंट को, उस प्रॉफिट को हम और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं मार्केट में दोबारा री इन्वेस्ट करके। सो ये कंपनी का कहना है कि ये डबल इंजन मॉडल है हमारा। और इससे हमको बेनिफिट क्या होता है कि कल को चल के किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर इतने सारे बिजनेसेस में से किसी भी एक या दो बिजनेस में अर्निंग में फॉल आता है, अर्निंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो वहां पे ये जो दूसरा इंजन है वो हमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। प्लस उसके साथ में अगर किसी बिजनेस पे हमको कल को लगता है कि फ्यूचर में ज्यादा अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और हमको वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करना है, तो अगेन उसमें भी ये जो दूसरा इंजन है वहां पे वो हमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा उस चीज के अंदर। तो ये डबल इंजन मॉडल है कंपनी का। तो बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है, अच्छे तरीके से कंपनी ने चेंज किया है, पिछले कुछ क्वार्टर से नंबर्स भी काफी अच्छे आए हैं।
एंड नाउ अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस शेयर किया है तो ये इनका इन्वेस्टर पीपीटी है। एंड अगर आप इनका ये 10 ईयर का डेटा देखोगे तो काफी सॉलिड डेटा है। कंपनी का रेवेन्यू 31% से ग्रो हुआ है। देन पैट की जो ग्रोथ है वो 42% पे रही है। इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है। ऑपरेटिंग लिवरेज क्यों मिला है? बिकॉज एसेट लाइट मॉडल है। आपको कोई प्लांट मशीनरी वगैरह तो लगानी नहीं है, कोई हाई कैपेक्स मॉडल नहीं है, कोई बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं है। मेन आपका कॉस्ट क्या होता है? आपके एम्प्लॉय होते हैं। तो एक टाइम के बाद जब आपका एक एम्प्लॉय ज्यादा एयूएम मैनेज करने लग जाता है, एक एम्प्लॉय ज्यादा क्लाइंट मैनेज करने लग जाता है, तो आपको स्केलेबिलिटी मिलती है, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है बिजनेस के अंदर। सो इनका पैड ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है 42% का। देन नेटवर्थ की ग्रोथ भी अच्छी रही है 22%। अब नेटवर्थ ग्रोथ में जो ये इनका दूसरा इंजन है ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट, इसका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बिकॉज आपके प्रॉफिट को वो और ज्यादा बढ़ा रहा है वो वाला सेगमेंट, जब उसमें रिटर्न अच्छे बन रहे हैं। देन ये अगर आप इनका गैप देखोगे कि मोतीलाल ओसवाल का जो मार्केट कैप है पिछले 10 साल के अंदर, वो 35% से ग्रो हुआ है। 1200 करोड़ का मार्केट कैप था कंपनी का, आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के आसपास है। प्लस इसके कंपैरिजन में अगर आप निफ्टी 500 का कैगर देखोगे पिछले 10 साल में, तो वो 15% रहा है। तो कंपनी क्या बोल रही है कि हमने निफ्टी 500 को ऑलमोस्ट 20% से आउट परफॉर्म किया है पिछले 10 साल के अंदर, बिकॉज कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, अर्निंग ग्रोथ सॉलिड रही है। देन ये इनका डबल इंजन मॉडल जो हमने अभी डिस्कस किया, एक मेन ऑपरेशनल बिजनेसेस हैं, हर एक बिजनेस का एक अलग अलग सीईओ है, सेपरेट सीईओ है, प्लस वहां से जो अर्निंग आ रही है उसको हम वापस से री इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं मोतीलाल के। सो ब्रोकिंग से लेकर के लोन वगैरह, रियल स्टेट, होम लोन, प्राइवेट इक्विटी फंड, म्यूचुअल फंड, सारी चीजें करती है। प्लस इनका थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं तो सिर्फ मोतीलाल का ही म्यूचुअल फंड सेल करेंगे क्लाइंट को, ऐसा नहीं है। हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हैं, जैसे एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है या आईसीआईसीआई का इंश्योरेंस है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी हम यूज कर रहे हैं, जिससे हमारी स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है, बेसिकली ऑफरिंग्स बढ़ जाती है हमारे पास। देन ये इंडस्ट्री लैंडस्केप है। जैसे हमने बार बार डिस्कस किया है कि इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, चाहे वो नोवामा हो, आनंद राठी हो, 361 हो, प्रूडेंट कॉर्पोरेट हो, या आपका मोतीलाल ओसवाल हो, हर एक कंपनी के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस इंडस्ट्री में। जैसे आप अगर ये इनका नंबर भी देखोगे तो इनका कहना है कि 2022 तक जो बिलियनियर्स थे इंडिया में वो 171 थे। एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक, मतलब अगले 3 साल में, ये नंबर बढ़ करके 195 हो जाएगा। और इनका पोटेंशियल वेल्थ कितना हो जाएगा? 195 बिलियन डॉलर। तो डेफिनेटली जब वेल्थ इतना ज्यादा बढ़ेगा तो उसको मैनेज करने के लिए तो प्रोफेशनल एडवाइस आपको चाहिए। सो इसीलिए इन सारे कंपनीज के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इस इंडस्ट्री के अंदर। देन ये पूरा इनका ग्रुप स्ट्रक्चर है जो हमने अभी डिस्कस किया। एंड ये इनका रिजल्ट का हाईलाइट है। तो अगर आप ये प्रॉफिट का नंबर देखोगे इनके हर एक सेगमेंट में, चाहे वो वेल्थ मैनेजमेंट हो या एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट हो, ग्रोथ काफी अच्छी रही है इनके अर्निंग के अंदर। हाँ, कैपिटल मार्केट वाला जो बिजनेस है इनका, उसमें नेगेटिव ग्रोथ है, -4% की ग्रोथ है। प्लस जो हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है उसमें भी -4% की ग्रोथ है। अब जो कैपिटल मार्केट का बिजनेस है मोतीलाल का, इसमें अब ब्रोकिंग का बिजनेस नहीं इंक्लूड है। ब्रोकिंग वाला बिजनेस यहाँ पे आता है वेल्थ मैनेजमेंट वाले में। कैपिटल मार्केट में कंपनी के दो सेगमेंट है, एक है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल इक्विटी। तो कंपनी ने बोला है कि इस क्वार्टर के अंदर हमको डील्स वगैरह अच्छी नहीं मिली है, जिसकी वजह से ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं रही है हमारी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। डील्स वगैरह कैसे मिलती है? तो इनका ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इंस्टीट्यूशनल इक्विटी का जो काम है, इनका मेन काम यही होता है कि किसी को अगर फंड रेज करना है, किसी कंपनी को, किसी का आईपीओ आ रहा है या कोई मर्जर हो रहा है या कोई एक्विजिशन हो रहा है, तो इस तरीके की जो ऑर्डर्स होते हैं, जो पाइपलाइंस होती है इनके पास में, उससे कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ मिलता है। तो इस क्वार्टर में इनका कहना है कि अच्छी डील्स हमको नहीं मिली है, इसीलिए इसमें नेगेटिव ग्रोथ आई है। देन हाउसिंग फाइनेंस का तो हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था कि ये वाला एक ऐसा सेगमेंट है मोतीलाल का जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन कंपनी ने इसमें काफी सारे चेंजेस किए हैं, नए सीईओ भी आए हैं इसके अंदर, और उन्होंने जो इनके आरएम होते हैं या लोन ऑफिसर्स होते हैं इनके होम फाइनेंस में, उनको उनकी हायरिंग काफी एग्रेसिवली बढ़ाई है। इनफैक्ट कंपनी ने बोला है कि FY25 के अंदर हम हमारे लोन ऑफिसर्स को जो हैं वो डबल करेंगे। तो उससे क्या होगा? हमारा डिसबर्समेंट बढ़ेगा एंड ओवरऑल एयूएम का ग्रोथ भी आएगा। तो इसमें भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छी ग्रोथ आएगी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। एंड देन ये ऑब्वियसली ट्रेजरी पैट वाला नंबर अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। लास्ट ईयर 394 करोड़ का प्रॉफिट था इस सेगमेंट से, इस साल 590 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अगेन लगातार कंपनी अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रही है अपने ट्रेजरी वाले सेगमेंट से।
और कंसोलिडेटेड पैट कंपनी का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट रहा है। 1000 करोड़ का पैट कंपनी ने क्रॉस किया है किसी भी एक क्वार्टर के अंदर। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, सेल्स ग्रोथ भी अगर आप देखोगे तो हर एक सेगमेंट का अच्छा है। वेल्थ मैनेजमेंट 42%, एसेट एंड प्राइवेट 32%, एंड टोटल रेवेन्यू भी, नेट रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी 32% के आसपास की ग्रोथ है। कंसोलिडेटेड लेवल पे पैट अगर हम देखते हैं तो 52% से ग्रो हुआ है कंपनी का। सो रिजल्ट तो हर एक पैरामीटर पे काफी अच्छा किया है कंपनी ने। देन अगर आप इनके अलग अलग डिविजन्स देखोगे तो ये जैसे इनका वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, इसमें हाँ ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी डिस्कस किया कि कंपनी अभी ट्रांजिशनिंग फेज में है। कौन सा ट्रांजिशन फेज चल रहा है? ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनी बनने के ऊपर मोतीलाल आगे फोकस कर रहा है। एंड उसमें इनका हर मतलब वेल्थ मैनेजमेंट के नंबर्स हमने देखे हैं, काफी अच्छे इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। ये वाला स्लाइड आप देख सकते हो कि इसमें इनका जो चैनल्स हैं, इंटरनल वेल्थ मैनेजर और एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर। तो एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर कंपनी के लिए ऑलमोस्ट 51% कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू के अंदर। एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर में इनके जो सब ब्रोकर्स होते हैं या आईएफएज होते हैं ये सारे आते हैं, तो उसमें ग्रोथ वगैरह अच्छी रही है। फिर इसके साथ में अगर आप एसेट और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का सेगमेंट देखोगे इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। एसेट मैनेजमेंट में मोतीलाल ओसवाल के पास हर एक सेगमेंट में ये कंपनी इन्वेस्ट करती है, लिस्टेड इक्विटी के अंदर, प्राइवेट इक्विटी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, एआईएफ के अंदर, पीएमएस के अंदर, हर एक कैटेगरी के अंदर स्कीम्स हैं इनके पास में। और सब में एयूएम ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत सॉलिड रहा है कंपनी का। और लास्ट कॉन कॉल में भी हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट अपने एसेट मैनेजमेंट वाले डिवीजन को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और इनका कहना है कि नेट सेल्स हम FY25 के अंदर डबल करेंगे हमारा। तो वो कहाँ से करेंगे? बिकॉज इनकी स्कीम की परफॉर्मेंस काफी अच्छी चल रही है पिछले कुछ टाइम से। तो कंपनी बोल रही है कि अगर आप हमारा स्कीम की परफॉर्मेंस देखोगे, जैसे इनकी 11 स्ट्रेटेजीज हैं टोटल, म्यूचुअल फंड, पीएमएस, एआईएफ तीनों को मिला के, तो कंपनी बोल रही है कि इन 11 स्ट्रेटेजीज में से 10 स्ट्रेटेजीज जो है उन्होंने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज हमारा लार्ज कैप फंड है तो उसका बेंचमार्क क्या हुआ? निफ्टी 50। तो हमारा जो लार्ज कैप फंड है उसने निफ्टी 50 से ज्यादा बेटर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज आप किसी भी नॉर्मल इन्वेस्टर का अगर आप साइकी देखोगे तो सबसे पहला चीज हम क्या देखते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में कि उस पर्टिकुलर स्कीम ने पास्ट में क्या रिटर्न दिया है, प्लस उसके कंपैरिजन में जो इंडेक्स है उसने कितना रिटर्न दिया है। तो अगर एक स्कीम है जो अपने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली मेरा एक इंटरेस्ट बनेगा एज एन इन्वेस्टर ऐसे स्कीम्स के अंदर। और जो इन कंपनीज के जो सेल्स पर्सन है, जो आरएम है, उनके लिए भी बहुत ईजी हो जाता है क्लाइंट्स को ऐसे स्कीम्स को सेल करना। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका नेट सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा। प्लस एज मतलब अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो कंपनी ऐसे सिचुएशन में एनएफओ भी ज्यादा लॉन्च करती है। बिकॉज मैं अगर नया एनएफओ लॉन्च करूंगा तो जो मेरा सेल्स पर्सन है उसके लिए भी और ज्यादा इजी हो जाएगा मार्केट में उसको पिच करना। बिकॉज मेरे पुराने जो स्कीम्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पे एक बहुत अच्छी पिच बनती है। एक अच्छा एक्सपेक्टेशन मैं सेट कर सकता हूँ मार्केट में कि जो मेरा नया एनएफओ आ रहा है ये भी इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेगा। तो उसी का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो मोतीलाल का जो एसआईपी फ्लो है वो डबल से भी ज्यादा हो गया, 530 करोड़ से 1200 करोड़ हो गया इस क्वार्टर के अंदर। प्लस अगर आप नेट फ्लो का नंबर भी देखोगे तो वो नेगेटिव 1000 करोड़ था लास्ट ईयर, इस साल बढ़ करके 5000 करोड़ का हो गया। तो इसमें क्योंकि सॉलिड ग्रोथ रही है तो इसका इंपैक्ट डायरेक्ट आपको मार्केट शेयर पे देखने को मिलेगा। कंपनी का एसआईपी का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है, 1.4 1.5% से अब ऑलमोस्ट 2% टच कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप म्यूचुअल फंड का भी नेट सेल्स का मार्केट शेयर देखोगे तो वो भी कंपनी का ऑलमोस्ट अब 3% के आसपास टच कर रहा है। पर्सनली ये मुझे किसी भी बिजनेस का बहुत बेस्ट फेज लगता है जब भी कंपनी मार्केट शेयर गेन करने लग जाती है। बिकॉज ये हमको क्या शो करता है कि कंपनी उस इंडस्ट्री के टॉप परफॉर्मर्स के अंदर आती है। और ऐसे स्टॉक्स को आप यूजुअली देखोगे कि मार्केट भी बहुत ज्यादा पसंद करता है, उनको एक अच्छा वैल्यूएशन देता है। बिकॉज एक क्लियर साइन है कि आप एवरेज से टॉप परफॉर्मर्स की तरफ जा रहे हो। तो वहां पे अगेन मोतीलाल की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। देन इनका प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो सेगमेंट है उसमें कंपनी मेनली अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स को मैनेज करती है, जिनका एवरेज पोर्टफोलियो जो है वो 25 करोड़ से ज्यादा का होता है। तो इसमें भी ग्रोथ वगैरह अच्छी रही है, क्लाइंट के एसेट भी ग्रो हुए हैं। अगर आप एयूएम का नंबर देखोगे तो ऑलमोस्ट 40-45% की ग्रोथ रही है कंपनी की एयूएम के अंदर। प्रॉफिट ग्रोथ इसमें थोड़ा सा स्लो रहा है, लेकिन नेट सेल्स का नंबर इसका भी काफी अच्छा रहा है। तो ये वाला डिवीजन भी अच्छा चल रहा है, आरएम की हायरिंग कर रही है कंपनी इसके अंदर भी। और देन लास्टली इनका ये कैपिटल मार्केट का बिजनेस है। इसमें तो हमने डिस्कस किया है कि क्यों डील वगैरह इनकी थोड़ी सी लो रही है, इसीलिए इसमें ग्रोथ मोमेंटम भी थोड़ा सा कम रहा है।
होम फाइनेंस का जैसे हमने डिस्कस किया कि कंपनी अभी हायरिंग फेस में है, नए नए लोन ऑफिसर्स को हायर कर रही है, उससे इनका डिसबर्समेंट का नंबर ग्रो कर रहा है, डिसबर्समेंट तो ग्रो हो रहा है। आरएम काउंट भी आप देख सकते हो कि डबल से ज़्यादा कर दिया कंपनी ने एक साल के अंदर, एंड एक्सपेक्टेड है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ओवरऑल नंबर्स पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इनका। होम फाइनेंस में कंपनी का एक पॉइंट बहुत अच्छा है, अगर आप इनका एनपीए या एसेट क्वालिटी का नंबर देखोगे तो वो बहुत अच्छा है। ग्रॉस एनपीए 1.9% से कम होकर के 1.2% पे आ गया है, तो एसेट क्वालिटी तो आपका अच्छा है, बट डेफिनेटली हमको ग्रोथ चाहिए। अगर आप लोन ही नहीं दोगे मार्केट में तो एसेट क्वालिटी तो हर एक लेंडर का अच्छा हो जाएगा, तो आपको लोन तो देना पड़ेगा, ग्रोथ तो दिखानी है, ग्रोथ के साथ में आपको एसेट क्वालिटी को मेंटेन रखना है, बिकॉज वहीं पे एक अच्छा लेंडर की आइडेंटिफिकेशन होती है। तो वो अभी देखते हैं, इस वाले बिजनेस को ट्रैक करेंगे आगे कैसा प्रोग्रेस रहता है। बट ओवरऑल रिजल्ट इनके काफी अच्छे रहे हैं, कंपनी के हर एक पैरामीटर पे ग्रोथ अच्छी है, मार्जिन अच्छे हैं, मार्केट शेयर कंपनी लगातार गेन करती चली जा रही है, एंड एक आध सेगमेंट है जहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, उसमें भी गाइडेंस अच्छा है कंपनी का इस फाइनेंशियल ईयर को लेकर के। प्लस स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 13 के आसपास का पी है इस स्टॉक का, एंड अगर हम इसको वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में कंपेयर करें या ब्रोकिंग इंडस्ट्री में कंपेयर करें, दोनों ही में ही कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक। तो इस तरीके की अगर परफॉर्मेंस रहेगी तो डेफिनेटली एक री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है इस स्टॉक के अंदर। सो एक इंटरेस्टिंग बेट है, ट्रैक करना कंटिन्यू रखेंगे, कौन कॉल हुआ है उसको भी एनालाइज करेंगे, एंड बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।